कल हम लोगों ने मेज़रमेंट के बारे में बात की थी और हमने तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि मेज़रमेंट क्या होता है। तो आज हम उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। और कल के लेक्चर्स को लेकर के अगर कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। कोई चीज़ कहीं पे लगता हो कि नहीं ये नहीं समझ में आई तो उसको पूछ सकते हो, या फिर अगर सब क्लियर है तो फिर हम आगे प्रोसीड करें। हेलो मैम। हाँ बताओ। मैम कल के लेक्चर का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा क्या? रिकॉर्डिंग हम डाउनलोड कर रहे थे, वो हो नहीं पाया है, पता नहीं क्यों डाउनलोड एक्चुअली नहीं कल हुआ। मैम एक्चुअली कल मैंने क्लास की थी लेकिन 1:30 पे गलती से मुझसे कट हो गया था, तो फिर आपने मुझे इन किया ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया तो मेरा बहुत देर मतलब 15-20 मिनट तो छूट गया था, इसीलिए पूछ रही थी। हम तो लगातार ही इन कर रहे थे तो तुम्हारा। मैम मैंने बहुत वेट किया था, 1:45 तक भी वेट किया था लेकिन आपने इन नहीं किया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो हो सकता है, तो क्योंकि मैम लेक्चर चलता रहता है तो बीच में ये भी हो जाता है ना कि कंटिन्यूएशन में ध्यान रहता है लेक्चर पे, यस तो मैम, वो मे भी मुझसे ऐसा हो गलती गया। से की थी। चलो ठीक है, हम फिर से रिपीट कर देते हैं जो भी चीज़ें कल बताई गई थी। रिकॉर्डिंग वो डाउनलोड हुई नहीं है, अगर हुई होती तो हम ज़रूर शेयर कर देते उसको। ओके मैम, थैंक यू। चलो, आज का जो हम लोगों ने कल जो देखा कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट, उसमें हमने तुम्हें ये बताया कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, उन सभी चीज़ों को जब हम कोई एक क्वांटिटी दे देते हैं, क्वांटिफिकेशन कर देते हैं, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को बदल देना किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, वो कहलाता है मेज़रमेंट। भौतिक चीज़ों के साथ भी ऐसा ही है, और जो हमारी मानसिक ट्रेट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। अब भौतिक में अगर कोई कपड़ा है तो तुम उसकी लेंथ को देखते हो, और लेंथ को देख करके और ये अंदाज़ा लगाते हो कि ये जो कपड़ा है ये कितना लंबा होगा। इट मे बी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और मोर। तो देख करके एक रफ जो आइडिया होता है वो तो लग जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है ना। तो हमने ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया उसके मेज़रमेंट में। अब यहाँ पर हमारे पास एक इकाई होती है, यूनिट होती है। कपड़ा अगर हम नाप रहे हैं तो वो यूनिट होगी मीटर। अब मीटर के बाद हम उसमें एक कुछ संख्या देते हैं कि संख्या ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है ना। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को व्हेन वी क्वांटिफाई इट, देन इट इज़ कॉल्ड एज द मेजरमेंट। क्वांटिफिकेशन जो चीज़ों का होता है, परिमाण में बदलना, वो कहलाता है मेजरमेंट। तो मापन की प्रक्रिया में हम जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको एक क्वांटिटी में चेंज कर देते हैं। और हमने तुम्हें अभी जो एग्जांपल बताया, कल हम लोगों ने बाद में देखा था भौतिक मापन और अभौतिक मापन। तो भौतिक मापन के अंतर्गत जो चीज़ें थीं वो जो हमें विजिबल होती है सामने, वो होती हैं। और अभौतिक मापन में होता है वो चीज़ जो कि हम लोग देखते हैं मानसिक गुणों के रूप में, ठीक है, मेंटल ट्रेट्स के रूप में। तो एजुकेशन के फील्ड में मानसिक गुणों का मापन किया जाता है, और ये जो मानसिक गुण होते हैं इन्हीं के आधार पर हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ठीक है। तो जो हम मापन करते हैं किसी की बुद्धि का, अगर मान लो हम किसी से मिले और मिलने के बाद हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये व्यक्ति जो है वो एक तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है, या फिर ये एक सामान्य मानसिक क्षमता का व्यक्ति है, ठीक है। और हमने उसको कोई एक टेस्ट दिया, इन केस हमें अगर कोई ऐसा काम है तो हमने उसे टेस्ट दिया और उस पर जो स्कोर्स आ रहे हैं वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप आ रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं उसके अनुरूप आ रहे हैं, तो फिर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जो हम इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे
मापन करके जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो भी ठीक उसी प्रकार का है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं और यही जो प्रक्रिया होती है ये मापन की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम कोई भी तरीके का हमारा गुण है, उस गुण को जब हम कोई एक संख्या दे देंगे तो वो जो संख्या होती है वो संख्या मापन के द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं डेफिनेशंस पे, मापन की परिभाषाएं। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है जीसी हेल्मस्टाइडर की, ये कहती है कि एक मिनट, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन करने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जितने टर्म्स हैं हम तुम्हें एक एक करके बताते जा रहे हैं और तुम लोग उससे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना कि ये क्या कह रहा है। तो मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता, अब व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो हम मानसिक गुणों के बारे में बात करेंगे। भौतिक भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक किसी व्यक्ति की लंबाई कितनी है, उसका वज़न कितना है, उसकी आईसाइट कितनी है ना, इन सभी चीज़ों का मापन किया जाता है भौतिक रूप से। और जब हम मानसिक गुणों की बात करते हैं तो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति का आईक्यू कितना है, वो किस में इंटरेस्ट रखता है, वो किस प्रकार से किसी घटना को लेकर के अपने विचार रखता है, इन सभी चीज़ों को जब हम अंकों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो माइक म्यूट करो तुम सभी। जब हम इसे अंकों में व्यक्त करते हैं तो उस समय फिर क्या होता है, हम उस समय मापन कर रहे होते हैं। तो अब व्यक्ति की विशेषता, वस्तुओं के बारे में तो हमने तुम्हें बता ही दिया है कि वस्तुओं का जो भी एट्रीब्यूट होता है, लंबाई, चौड़ाई या कोई चीज़ गर्म कितनी है, इन सभी को हम देखते हैं मापन के द्वारा। तो मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक, न्यूमेरिकल, है ना, जब भी मापन करोगे तो कुछ ना कुछ अंक जरूर प्राप्त होगा, आंकिक वर्णन करने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मापन में हम क्या करते हैं, मापन में हम जो भी चीज़ें हैं उन सभी को कुछ न कुछ अंक प्रदान करते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हुई। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन करने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब हम मापन करेंगे तो किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में जो गुण है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, अंक मिल जाएगा, या हमने अगर ग्रेड बना रखे हैं तो वहाँ पर ग्रेड करके हम उसके लिए किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। तो किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन करने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी डेफिनेशन है, ये इंग्लिश में जो है हेल्मस्टाइडर की डेफिनेशन, वो कहती है कि मेजरमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ obtaining a numerical description of the extent to which a person or thing possesses some characteristic। जो भी विशेषता है उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक, तो इसमें कहीं कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ लो। एनीवन? इस डेफिनेशन में कुछ ऐसा जो तुम्हें लगता हो कि नहीं ये नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़े। दूसरी डेफिनेशन है एस.एस. स्टीवेंस की, जो ये कहते हैं कि मापन
किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक, अब जो हमने यहाँ पर देखा कि आंकिक वर्णन, ये आंकिक वर्णन जो है वो क्या है, उनको अंक देने के लिए कुछ न कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि पहले से स्वीकृत किए गए रहते हैं। जब तक हमारे पास पहले से स्वीकृत नियम नहीं होंगे तब तक हम अंक प्रदान नहीं कर पाएंगे। जो भी चीज़ें हमने तुमसे कही, लंबाई, चौड़ाई, वजन, और उसके अलावा हीट या आईक्यू या इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पेरेंट्स का एटीट्यूड, जो भी चीज़ें हैं उन सभी को जब हम अंक देंगे तो उनके लिए पहले हमारे पास कुछ न कुछ ऐसे नियम ज़रूर होते हैं जिसके आधार पर कि हम अंक प्रदान करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से मनमाना मापन करेगा। तुम लोगों ने फिजिक्स में भी, साइंस में पढ़ा होगा पहले कि मीटर के लिए एक मानक बना हुआ है कि 1 मीटर में इतनी लंबाई आएगी, या वेट है तो उसके लिए भी मानक बने हुए हैं, और उसी के आधार पर हम लोग वेट का मापन करते हैं कि 1 किलो का बाट अगर होगा तो उसमें क्या और कितना होना चाहिए। तो इन सभी के लिए जिस प्रकार से मानक बने हुए हैं और जिनके आधार पर कि हम मापन करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम मानसिक गुणों का मापन करते हैं तब भी हमारे पास कुछ ऐसे स्वीकृत नियम होते हैं जिनके अनुसार हम वस्तुओं को अंक प्रदान करते हैं। ठीक, और अगर मान लो ऐसा नहीं होगा तो पहले क्या होता था, जब मापन के लिए मानक उपकरण नहीं थे तो मान लो किसी को वेट करना है तो लोग अंजुली से करते थे, है ना, या फिर अपने हाथ से लंबाई मापते थे। तो हर व्यक्ति के हाथ की जो माप है वो अलग अलग होती है, तो उस तरीके से जो लंबाई मापी जाएगी वो भी अलग अलग आएगी। लेकिन मीटर बन गया, एक समान पैमाना निश्चित हो गया, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस उपकरण की मदद से जब मापन करेगा तो परिणाम एक ही निकलेगा, है ना। इसी तरह से वेट, किसी की अंजलि जो होती है छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो वहाँ पर भी मापन करके अगर दो व्यक्ति अपने अपने हाथ से 10 अंजलि भर के चावल रख देंगे तो भी दोनों का जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा वो अलग आएगा। लेकिन अगर बाट की सहायता से किया जाएगा तब क्या होगा, तब चाहे व्यक्ति ए उसको मापे या चाहे व्यक्ति बी उसको मापे, दोनों के मापने पर ही जो हमें क्वांटिटी एट लास्ट मिलेगी वो सेम ही होगी। ठीक, तो मापन क्या है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। वेल एक्सेप्टेड क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पर कि वस्तुओं को अंक प्रदान किया जाता है। इसके बाद है डेफिनेशन ब्रैडफील्ड और मर्डॉक की। ये कहते हैं कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है। ठीक, कोई भी एक घटना हो रही है या किसी व्यक्ति के साथ कोई जुड़ी हुई घटना है तो वो किस प्रकार से हो रही है उसको हम कुछ प्रतीक आवंटित कर देते हैं। अब प्रतीक में हमने तुम्हें बताया था कि समटाइम्स हम लेटर्स से भी ग्रुप्स को असाइन करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि केवल नंबर नहीं आता, नंबर के साथ साथ हम कभी कभी शब्दों और अंकों का भी प्रयोग करते हैं। तो जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो जो हमारी मापन की प्रक्रिया है उसमें जो केवल एक अंक ही ना हो करके किसी एक प्रतीक की सहायता से हम जो घटना है उसके बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब घटना में क्या है, जैसे अगर कोई वस्तु है, उसका तुम्हें वजन पता करना है। ठीक है, अब उसमें उसमें तुमने बना लिया, ग्रेड बना लिए कि जिसका वजन अगर मान लीजिए आपको मार्केट में सेल करने के लिए कोई एक सामान रखना है
कोई बर्तन ही है मान लीजिए, तो कटोरियों का एग्जांपल लेते हैं। कटोरियों में कुछ हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं, तो हमने उसकी श्रेणी बना ली कि जो हल्की होगी उसके लिए श्रेणी ए, जो उससे भारी होगी श्रेणी बी, और जो उससे भारी होगी उसके लिए श्रेणी सी। तो ए बी सी ग्रुप हमने बना लिए। अब उसके बाद जितना जितना जिसका वेट आ रहा है उसके आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते जाएंगे। तो ये जो कैटेगरी है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर नंबर नहीं दे रहे हैं बल्कि कोई एक प्रतीक दे रहे हैं, जिससे कि उसकी जो स्थिति है उसका यथार्थ निर्धारण किया जा सके। अब ये तीनों डेफिनेशंस में कोई ऐसी डेफिनेशन हो जो तुम लोग को ना क्लियर हुई हो तो पूछ सकते हो, कोई भी एक जो तुम्हें ना समझ में आई हो। मैम लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। देखो लास्ट वाले में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा है कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में हमें पता करना है, किसी एक गुण का, है ना, उसके आयाम का मतलब वही है गुण। तो जब हमें उसके गुण का पता करना है या आयाम का पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कुछ एक सिंबल दे देंगे। जो अंक हैं या जो नंबर हैं वो भी क्या हैं, वो भी एक प्रतीक ही होते हैं। कि हमें अगर कोई चीज़ क्वांटिटी में नियम के अनुसार किलो में 2 आ रही है तो हमने उसको प्रतीक कितना दिया, 2। 4 आ रही है तो उसका प्रतीक 4 हो जाएगा। तो कोई भी घटना है या किसी व्यक्ति के अंदर का कोई एक गुण है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसके विभिन्न आयामों को हम कुछ न कुछ एक प्रतीक दे देंगे, जिससे कि हम अपने दिमाग में उस चीज़ की एक इमेज बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने तुमसे पहले कहा था कि कोई व्यक्ति है जिससे हम मिले, लगा कि ये बहुत, बातचीत के आधार पे लगा कि ये बहुत जानकार है, बहुत बुद्धिमान है ना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में तुमसे कहे कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो दिमाग में एक इमेज आती है ना कि बहुत तेज़ तर्रार होगा, कोई भी काम कहा जाता होगा तो उसको आसानी से कर लेता होगा, और उस काम में गलतियाँ भी कम होती होंगी। और वहीं अगर कोई कहे कि उसको समझाने पर भी समझ में नहीं आता है, तब क्या होता है, तब जो इमेज दिमाग में आती है वो कैसी आती है, वो एक ऐसी व्यक्ति की आती है जो उतना अच्छी तरीके से कार्य को नहीं कर पाता है। ये हमारे दिमाग में इमेज होती है ना, होती है नहीं होती है। यस मैम। और इसी तरह से अगर किसी चीज़ के भार के बारे में कहा जाए, किसी व्यक्ति के वजन के बारे में कहा जाए, अगर 50 किलो बताया जाएगा तब क्या दिमाग में आएगा, कोई एक सामान्य लंबाई का व्यक्ति हुआ तो वो दुबला पतला रहेगा। और अगर 100 किलो वजन बता दिया जाए किसी सामान्य व्यक्ति का, तो सामान्य लंबाई पर वो वजन कैसा रहेगा, वो व्यक्ति कैसा दिखेगा बताओ, मोटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 100 किलो वजन वाला, यस मैम। है ना। कम से कम यस 50 सर। किलो वाले की तुलना में तो वो मोटा दिखेगा ही। तो यस अगर सर। किसी को देख करके तुम ये अंदाजा लगा रहे हो, ये जरूर 100 किलो का होगा, होता है ना, जब हम देखते हैं तो हम एक अंदाजा लगाते हैं। तो जब हम यस। ये सोचते हैं और उसके बाद जब वो अपना वेट करता है, अगर मान लो लगभग 100 किलो के है, तब हम क्या कहते हैं, हमको लग रहा था ये आदमी जरूर 100 किलो के आसपास होगा। ये एक निष्कर्ष पे पहुंचे ना हम लोग। यस सर। तो यही चीज है कि जो हम सोच रहे थे उसके बारे में यथार्थ निर्धारण के लिए लगभग 100 किलो का होगा। अब वो 95 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है ना, सारी संभावनाएं हैं। लेकिन एग्जैक्टली कितना है ये हमें पता कब चलेगा, केवल देख के पता चल जाएगा बताओ। तो मैम जब उसका मापन पता चलेगा। जब मापन करेंगे तभी हमको पता चलेगा। इसी यस। तरह से आप देखिए बुद्धि के बारे में है, हमने पहले भी कहा कि हम उसके परफॉर्मेंस को देख कर के एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये कैसा है व्यक्ति, ये किसी भी काम को जल्दी कर ले रहा है या इसको इस काम में देर लग रही है। लेकिन इसको बिल्कुल प्रिसाइज रूप में कहने पे
के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसकी टेस्टिंग करनी होगी। अभी कल के पेपर में था कि भारतीय मूल की बच्ची है, वो जो टेस्ट लिए गए उसमें वो जितने लोगों के बीच में थी उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो वो जो टेस्ट लिया गया था वो इसके लिए लिया गया था कि अभी उसकी एज में सबसे मेधावी कौन है, और रेफरेंस पूरे वर्ल्ड का दिया गया। तो उसमें जो रिजल्ट आया था उसको ये लिखा गया कि, अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन निष्कर्ष ये था कि ये बच्ची जो है वो सबसे मेधावी है। तो ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, हम केवल किसी की सूरत देख करके उसके बारे में निष्कर्ष इस प्रकार के नहीं निकाल पाएंगे। हम कब उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, जब हम टेस्ट करेंगे, हमारे पास उस टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे, तब हम इस प्रकार के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। ऐसा ही है ना? बताओ क्या लगता है तुम लोग को? यस मैम। है ना? तो जब तक हम मापन नहीं करेंगे तब तक हम किसी घटना को यथार्थ रूप से बता नहीं पाएंगे, और इसीलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। अब 6 इंच की स्केल तुम लोग देखे हो, है ना? तो मान लो कोई पेपर है जिसे तुम्हें 6 इंच की लंबाई का काटना हो, तो अगर तुमसे कोई कहे कि बिना स्केल के तुम 6 इंच का पेपर हमें काट के दो, तो एक अंदाजे से अगर तुम लोग करो उसको, तो क्या ये 100% श्योर रहोगे कि नहीं जो हमने काटा है वो 6 इंच ही होगा? नो मैम। नहीं होगा, है ना? नो मैम। और हमें श्योर होने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, दैट वी मापन की। हैव अ स्केल, और उस स्केल की सहायता से जब हम उसको करेंगे, तो कोई दूसरा अगर हमसे कहता है कि नहीं तुमने गलत किया है, तो हम कह देंगे नहीं भाई, हमने मेजर करके किया है, हमसे गलती नहीं हो सकती, है ना? तो किसी भी चीज के बारे में एग्जैक्ट जानकारी के लिए हमको मापन का प्रयोग करना होता है। बिना उसका प्रयोग किए हुए ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसके बारे में 100% श्योर हो सके। शायद, किंतु, परंतु ये सब लगा रहेगा। हम कभी भी 100% उसके बारे में अश्योर किसी को नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, ये तीनों ही डेफिनेशंस इसी बात को कह रही हैं कि जब हम मापन करते हैं तो उस समय किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को कुछ निश्चित नियमों के आधार पर हम बदलते हैं, एक संख्या के रूप में, या फिर हम उसको एक नंबर या कैटेगरी दे देते हैं, जिससे कि वो जो घटना घट रही है उसका हम सही सही निर्धारण कर सकें। ठीक है? क्लियर है व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाई डू वी नीड इट? मैम। यस मैम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, मापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अभी तक हमने जो तुम्हें बताया वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव के बारे में ही बताया। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है, इसमें किसी भी गुण या विशेषता की उपस्थिति और अनुपस्थिति की चर्चा की जाती है। ठीक है? तो अगर बच्चे हैं हमारे पास और उन बच्चों में हम कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, इस प्रकार का मेजरमेंट करें केवल, तो वहाँ पर हमें क्वांटिटी नहीं मिल रही है ना? वहाँ पर जो हम ट्रेट देख रहे हैं वो है क्वालिटी, कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये शहर से आया है तो शहरी है, ये गांव से आया है तो ये ग्रामीण क्षेत्र से है। और इसी तरह से अगर स्कूलों के बारे में बात करें तो अभी जो मीडियम में चलते हैं, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, तो अब कितना परसेंटेज है उसका, इस चीज़ को हम यहाँ पे मेज़र नहीं करते हैं। यहाँ पर हम केवल गुण को देखते हैं कि गुण क्या है, जो भी एक पृष्ठभूमि है व्यक्ति की वो कैसी है। ठीक? तो जो गुण हैं वो उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, इनके आधार पर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो गुणात्मक मेजरमेंट कहलाता है। और जो दूसरा है मात्रात्मक वर्णन, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव, अभी तक जितनी भी डेफिनेशंस देखी तुम लोगों ने
वो सब का सब जो है वो मात्रात्मक वर्णन पर ही आधारित था, जहाँ पर कि हम लोग ये जैसे एग्जाम्पल है कि दूध जो है वो कितना है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 5 लीटर है, जो भी है। तो यहाँ पर मात्रा की बात होती है। और शैक्षिक उपलब्धि में जो टेस्ट हैं उसके आधार पर कितने नंबर मिले, इन सभी के बारे में यहाँ पर बातचीत की जाती है। तो मापन में 2 तरीके की चीज़ें होते हैं या 2 प्रकार के मापन होते हैं। पहला है गुणात्मक क्वालिटेटिव और दूसरा है मात्रात्मक। अब इसमें देखिए मेजरमेंट की प्रोसेस, मापन की प्रक्रिया। प्रोसेस जो अभी डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी, उसी के आधार पर हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मापन के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है वो है व्यक्ति या वस्तुओं का समूह। कोई भी व्यक्ति होगा उसकी विशेषता का मापन किया जाएगा, या कोई भी वस्तुएं होंगी उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में किसी विशेषता का मापन किया जाएगा। और हम मापन करके करते क्या हैं, हम कुछ नियमों के आधार पर इन व्यक्तियों या वस्तुओं में जो क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को कुछ शब्द, अंक या संकेत प्रदान करते हैं, है ना। तो ये जो व्यक्ति हैं और वस्तु हैं उनको कुछ निश्चित नियमों के आधार पर या तो हम शब्द दे देंगे या अंक दे देंगे या संकेतों का समूह दे देंगे। अब संकेतों के समूह में क्या आता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो संकेत हैं। मान लो किसी एक ग्रुप के लिए हमने एक सिंबल बना दिया, तो उसके आधार पर उसमें से कौन अच्छा है उसको किस में रखेंगे, कौन कम अच्छा है उसको किस में रखेंगे। इस सब तरीके के जब हम मेज़रमेंट्स करते हैं तो वो संकेतों के अंतर्गत आते हैं। तो हम अंकों में तो मेज़रमेंट करते ही करते हैं, साथ ही साथ शब्दों में और संकेतों में भी मेज़रमेंट करते हैं। तो जो व्यक्तियों के अंदर की विशेषताएं हैं या जो वस्तुओं के अंदर की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को शब्द, अंक या समूह संकेत देने के लिए हम कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं, और उन नियमों के आधार पर जो व्यक्तियों की विशेषताएं हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं सम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में या फिर सम ग्रुप्स में, जिससे कि हम उनके बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके। जब तक कि हम नंबर नहीं देंगे तब तक हम निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। अभी तो हम तुम्हें ये समझा रहे हैं कि मापन क्या होता है, क्यों होता है, लेकिन जस्ट सपोज कि अगर मानव ने अपने विकास के क्रम में नंबर्स ना बनाए होते तो क्या ये पॉसिबल था कि ये जितनी सभ्यता है वो इतनी विकसित हो पाती? अगर नंबर नहीं होते तो है ये पॉसिबिलिटी? No, ma'am. मैथमेटिक्स तो सभी पढ़े हो ना। Yes, ma'am. तो जितनी हमारी सभ्यता है, जो हम घर में रहते हैं या कोई भी चीज़ हो, जो कपड़े पहनते हैं उनकी मेज़रमेंट, या जो भी आप काम करते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मेज़रमेंट ज़रूर आता है। जितनी भी इकोनॉमी है वो सब की सब मेज़रमेंट पर ही टिकी हुई है। जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमने इतना दिया और आपसे इतना लिया, इसी के आधार पर पूरी इकोनॉमी चलती है। तो मानव सभ्यता में जितने भी कार्य होते हैं वो सब के सब मापन के द्वारा ही संभव हो पाए हैं। अगर तुम्हें कोई एक छोटी सी भी एक्टिविटी दी जाए कि तुम्हें ये बना करके लाना है, मान लो यही कह दिया जाए कि तुम कार्डबोर्ड से एक घर बनाओगे, तो जब कार्डबोर्ड से भी तुम्हें घर बनाना होगा तो वहाँ पर तुम्हें सबसे पहले मेज़रमेंट करना होगा, और मेज़रमेंट करके ही तुम दीवारें बना पाओगे, छत बना पाओगे। इवन ड्राइंग तक में जब हम लोग बनाते हैं कोई चीज़ तो क्या करते हैं, मेज़र कर करके बनाते हैं, और अगर कहीं लाइन छोटी बड़ी रह गई तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रपोर्शन होता है वो सही नहीं रहता, सही तरीके से बन नहीं पाता। होता है कि नहीं होता ऐसा?
यस मैम, होता है। है ना। तो यही मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि जो भी व्यक्ति या वस्तुओं का समूह है उसको हम कुछ नियमों के आधार पर कुछ एक शब्द दे देते हैं, अंक दे देते हैं या फिर संकेतों का समूह दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो मूल रूप से होती हैं। पहला है कि व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के किसी समूह का होना, कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी की विशेषता का हमको मापन करना होता है। अगर कोई चीज़ होगी ही नहीं तो हम फिर मापन किसका करेंगे, है ना। अगर स्टूडेंट्स हैं तभी हम उनके किसी गुण का मापन करने की बात करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो हम क्या मापेंगे, कुछ भी मापन करने के लिए हमारे पास नहीं होगा। और दूसरा क्या है, ये जो कैटेगरी है यहाँ पर, ये तो पहली वाले में पहली कैटेगरी थी कि व्यक्ति होने चाहिए या वस्तुएं होनी चाहिए या कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका कि हमको मापन करना है। और दूसरा जो है वो है कि या तो अंक हो, अक्षर हो और संकेत हो, उनके कोई समूह हो जिसमें कि संदर्भित गुण या विशेषता के प्रकार, जो यहाँ पर गुण या विशेषताएं हैं, उन गुण या विशेषताओं को इन शब्दों, अंकों या संकेतों के द्वारा प्रकट होना चाहिए, है ना। तो अंकों, अक्षरों अथवा संकेतों के किसी समूह का होना जो संदर्भित गुण, संदर्भित मतलब जिसे हमें मेजर करना है, उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ न कुछ हमें शब्द, अंक या समूह, संकेत के समूह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से पहली कैटेगरी ये हो गई और दूसरी कैटेगरी ये हो गई, और इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करते हैं कुछ एक निश्चित नियम, सुपरिभाषित नियम, वेल डिफाइंड रूल्स। इन वेल डिफाइंड रूल्स के आधार पर हम क्या करेंगे, हम व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को शब्दों, अंकों या संकेतों के समूह में से कोई भी एक शब्द, अंक या संकेत प्रदान करेंगे। और ये काम हमेशा ही नियम के अनुसार होगा। कभी भी बिना नियम के या नियमों को ओवरलुक करके जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो ये होती है मापन की प्रक्रिया, जिसमें हम व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कुछ वेल डिफाइंड रूल्स के आधार पर या तो लेटर्स या फिर नंबर्स या फिर कोई एक सिंबल दे देते हैं जिसके द्वारा हम किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। और ये नियम पहले से निर्धारित होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने नियम खुद बनाएंगे। जो नियम बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने काम को करेगा और एक निश्चित रिजल्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि लंबाई को अगर हम अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से देखेंगे तो हम कभी भी एक यूनिफॉर्म नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से जो मेंटल ट्रेट्स हैं, खास करके हम लोग अब बात करेंगे एजुकेशनल मेजरमेंट की। अभी तक तो हम लोग मेजरमेंट ही देख रहे थे, अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेजरमेंट और इवेल्युएशन क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो एजुकेशनल मेजरमेंट या शैक्षिक मापन, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो तो है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, जो एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट मिलता है ना। तो ये सबसे मेन होता है, एकेडमिक अचीवमेंट बच्चे का कैसा है वो एजुकेशनल मेजरमेंट का सबसे मेन रोल यही होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो भी एजुकेशन के फील्ड में और मापन जो चीज़ें आती हैं वो सभी शैक्षिक मापन के अंतर्गत रखे जाते हैं, एजुकेशनल मेजरमेंट के अंदर रखे जाते हैं, है ना। तो अचीवमेंट के अलावा उनका जो इंटेलिजेंस है, उनका एटीट्यूड है, स्मृति है, मेमोरी कैसा है, और उसके साथ साथ
पर्सनालिटी कैसी है, किन एरियाज़ में उनका इंटरेस्ट है, वो किसी भी घटना के लिए कैसा एटीट्यूड रखते हैं। अधिगम शैली होता है पढ़ने की शैली, किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। अभिप्रेरण या फिर मोटिवेशन। और विकासात्मक विशेषताएं। विकासात्मक विशेषताएं सेकेंड ईयर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत किसी पर्टिकुलर समय पर कैसा सामाजिक विकास होता है, कैसा संवेगात्मक विकास होता है, कैसा भौतिक विकास होता है, इन सभी के बारे में बातचीत की जाती है ना। तो विद्यार्थियों की उपलब्धि के अतिरिक्त उनकी बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति, अधिगम शैली, अभिप्रेरण, विकासात्मक विशेषताएं, इन सभी का मापन भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रचुरता से होता है और ये सभी शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आज हम तुम लोगों को केवल मापन तक ही बताएंगे। अब मूल्यांकन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कल। ठीक, मूल्यांकन क्या होता है। चलो फिर आज की क्लास हम ओवर करते हैं। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बच्चों।